नमस्कार, हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? वेलकम है आप लोगों का मास्टर की चैनल में, जो कि आपका खुद का अपना चैनल है, आपका खुद का परिवार का चैनल है। यहां पे हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं। तो जिसमें आज अभी मतलब लाइफ प्रोसेस चल रहा है, जिसमें वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं, एंड दैट लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि और डाइजेशन में पढ़ा था कि जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनको डाइजेस्टेड फूड को हर एक सेल तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि फिर एनर्जी वहां से आपकी निकलनी चालू होगी। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी एक एक पहलू पे नजर रखना, इसके एक एक पहलू को गौर से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कैसा है, क्या डिस्क्राइब करता है, उन सारी बातों को हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड, क्योंकि ब्लड ही वो ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी आपके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। एक जगह से जहां पे डाइजेशन हुआ उस जगह से हर एक सेल तक पहुंचाने का काम वो कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम लोग ब्लड की बात करें, वैसे इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो लिम्फेटिक को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार ब्लड वाले पार्ट को देख लेते। तो ब्लड, बाय द वे, इट इज अ टिश्यू। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लड क्या है? टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा यहां पर होएगा। ठीक है, दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा के बाद में जैसे यहां पे आ जाता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। तीसरा जो है हमारा वो हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। एंड चौथी इसमें होती हैं प्लेटलेट्स। बारी बारी से इन सबको जरा देखते हैं हम लोग। जो प्लाज्मा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो ये वो सब्सटेंस है जो कि फ्लूइडिटी प्रदान कर रहा है। फ्लूइडिटी का मतलब कि ब्लड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो है ब्लड का, यानी फ्लो करने की जो एबिलिटी है ब्लड की, वो से यहां से मिल रही है। इसका कॉम्पोजिशन इज 90% वाटर। ये 90% वाटर है। इसमें बाकी रिमेनिंग आपके ग्लूकोज होता है, डाइजेस्टेड जो पार्ट है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होंगे, राइट, एंड एटसेट्रा। ये सारा इसका कॉम्पोजिशन है। तो बेसिकली जैसा हमने बताया था, एक जगह से दूसरी जगह ये डाइजेस्टेड फूड को उन सबको पहुंचाने का काम करता है। ठीक, रेड ब्लड सेल्स, दीज आर रेड इन कलर। इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दीज आर रेड कलर की होती हैं, है ना। और ये रेड कलर किस वजह से मिलता है? एक रेड पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। हीम जो उसका स्ट्रक्चर है बेसिक, जिसमें आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर, ऐसे समझ लो अभी के लिए इतना ही। आयरन, Fe मींस आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन के प्रति इसकी एफिनिटी होती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो इसका मेजर कॉम्पोजिशन ये है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स आपकी आरबीसीज जो होती है वो रेड कलर की होती है हीमोग्लोबिन की वजह से, जिनमें हीम जो है इट इज एन आयरन कंटेनिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखेंगे इसको। और ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। कभी आपसे कोई पूछे तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं, बाय द वे। ठीक है ना। तो अच्छा, एक और चीज इसमें नोट करने वाली ये है कि ये जो आरबीसीज होती है ना, इनमें कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता, नो न्यूक्लियस। तो बेसिकली न्यूक्लियस नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है यार, डेड सेल की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना।
इसीलिए हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपका रिफ्रेश ये होती रहती है, ठीक है। हमेशा ये आपकी खत्म होती रहती है और नई बनती रहती है, नई आरबीसीज बनती रहती है ना। और एक दिन में करीब करीब आपका 3 मिलियन मतलब 30 लाख के आसपास ये खत्म हो जाती है, फिर उतनी बन भी जाती है। तो इसीलिए अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है 24 घंटे में, है ना। 24 आवर्स में वो आरबीसीज को वापस बना लेती है। सो ब्लड डोनेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, यू कैन डू, यू शुड डू इट ऑन अ 6 मंथ्स रेगुलर बेसिस। 18 साल के होने के बाद में, अभी से मत चालू हो जाना है ना। वो सर ने बोला था चलो ब्लड डोनेट करता है, अरे रुको यार सर ने ये भी बोला था थोड़ा रुक के 18 साल बाद। एनीवेज, सो इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है ना। दे आर रीजनरेटेड, हमेशा ये रीजनरेट होती रहती है, ठीक है। तो इसका बेसिक काम क्या है, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ इट? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इस हीम के साथ में अटैच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुला रहता है प्लाज्मा में। तो इसका मेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं उनको मतलब एक्सचेंज करवाना, ये इसका काम है। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को अगर हम सोल्जर्स बोले हमारी बॉडी का, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी, अच्छा बाय द वे दे हैव न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है, सो दे आर अलाइव सेल्स, जिंदा सेल्स, ठीक है। एनीवेज, सो सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी क्यों बोला गया यार? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी इसीलिए, सोल्जर का काम क्या होता है? ये देश की एकदम जो बाउंड्री है ना, वहां पे खड़े रहते हैं, जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, जो भी कंट्री के एनिमीज हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। वैसे ही WBCs का भी काम है। कोई भी फॉरेन सेल या बॉडी हमारी बॉडी में एंटर किया और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जैसे कोरोना वायरस था, है ना, कितने आपके बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, तो उनके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मींस इम्यूनिटी बूस्ट करना, या फिर हम यूं कहें कि ये इम्यूनिटी को इस तरीके से बूस्ट करती है एंटीबॉडीज बना के, ठीक है, मतलब उसको काउंटर करने के लिए। जैसे कोई फॉरेन लेट अस से बैक्टीरिया आया, तो उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दे आर डूइंग दिस, ओके, एंड दीज आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं बेसिकली। तो इसको आपको ध्यान रखना है, व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूक्लियस। अच्छा, ये 2 टाइप के बन जाते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो इर्रेगुलर शेप होता है, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि इनका शेप इर्रेगुलर है, उसका क्या फंक्शन है ना, और जो स्फेरिकल है उनका क्या फंक्शन है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इनका शेप ऐसा होता है, आगे हायर बायोलॉजी में आप इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि सम आर इरेगुलर शेप्ड, द अदर वंस आर स्फेरिकल शेप्ड, ओके। नाउ व्हाट अबाउट प्लेटलेट्स? ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लो कोई कट, ब्रूज, ऐसा कुछ लग जाता है ना आपकी बॉडी में, कटवट लग गया, तो आप देखते हैं कि ब्लड वहां पे बहता है, कुछ देर बाद वो रुक जाता है ना, उसी को बोलते हैं कोएगुलेशन, कोएगुलेशन। तो ये क्या काम करते हैं? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। दीज हेल्प इन कोएगुलेटिंग द ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड अगर आपका निकल रहा है, ब्लड आपका लॉस हो रहा है, तो उस ब्लड लॉस को रोकने का काम कोएगुलेशन कहलाता है। और वो काम करता कौन है? प्लेटलेट्स करती हैं। प्लेटलेट्स परफॉर्म दिस। सो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड टिश्यू। तो ब्लड टिश्यू में वापस सुन लीजिए, 4 कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा विच इज 90% वाटर, इट ट्रांसफर्स द डाइजेस्टेड पार्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी थोड़ी सी यहां पे रहती है, डिसॉल्व होके वाटर में सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल है। आरबीसीज रेड ब्लड कलर्ड सेल्स होती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन मेजर पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना, 2 कंपोनेंट्स भी हैं इसके, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीम आपका आयरन कंटेनिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका और डिटेल स्ट्रक्चर मैं बता सकता था, लेकिन मैंने बताया नहीं। आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में, सॉरी बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, सो नो नीड ऑफ दिस। एनीवेज,
तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये खत्म होती रहती हैं, एक साइकिल होती है, 3 महीने में खत्म हो जाती है, फिर रीन्यू होती भी रहती है ना। जैसे अगर हम बोले तो डेली बेसिस पे अबाउट 3 मिलियन या 30 लाख आरबीसीज हमारी बॉडी से खत्म होती हैं, और उतनी ही नई आप उससे ज्यादा नई बन जाती है, तो हम हमेशा एक्सेस में रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसका मेजर काम है। ठीक है ना। चलिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक सेल से दूसरे, वो हम लोग उसमें देख चुके हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू हमने देखा था, है ना। और नहीं भी अगर आपको याद है तो मैं यहाँ पे आई बटन उस पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेसेस की प्लेलिस्ट का यहाँ पे मैं चिपका दे रहा हूं, जाइए और उस लेक्चर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ओके जी, तो ये हो गया। और प्लेटलेट्स दे आर परफॉर्मिंग द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये शेप इनकी रेगुलर इरेगुलर होती है WBCs की, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, दे प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, एंड इरेगुलर और स्फेरिकल शेप होती हैं इनकी, ये पाई जा सकती हैं। ठीक है जी, आई होप ये समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट, इंसान का दिल। अब ये जो दिल है ना, ये वो वाला दिल नहीं है कि दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, है ना, वो वाला नहीं है भैया। दिल टूट जाएगा, आप टूट जाओगे, गाना गाने लायक नहीं रहोगे। समझ रहे हो। हमने तुमको दिल दे दिया, अबे कैसे दे दिया बे, फिर जिंदा कैसे हो बताने के लिए। समझ रहे हैं। सो ये सब कोरी बकवास है, इन सब बातों में ना पड़े। ठीक है, इन सब बातों में ना पड़े। सो ह्यूमन हार्ट की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन हार्ट। कई लोग परेशान होते हैं आपकी छोटी सी उम्र में, अरे हमने सब बहुत दर्द हो रहा है दिल में। अरे दिल में दर्द नहीं हो रहा है यार, तुम्हारे दिमाग में हो रहा है, और तुम्हारे दिमाग में दर्द ना एकदम बकवास दर्द है। समझ रहे हो। इट इज सिंपल अट्रैक्शन, जिसके पीछे इधर उधर भाग रहे हो। आपके माता पिता आपसे ट्रू लव करते हैं, आप समझ रहे हैं। ये लोग नहीं, ये दिस इज एन इन्फेचुएशन, एक सिचुएशन है जिसमें दिमाग में केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे काहे का प्रेम करते हो बे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अभी वो एज है ना, उस एज से निकलो। अभी हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में, इसमें और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नहीं, चलिए। सो ह्यूमन हार्ट, इसका काम भैया सिर्फ और सिर्फ इतना है, पंपिंग ऑफ ब्लड। अब ये पता नहीं हमारे जो कल्चर है, बॉलीवुड कल्चर, उसने इसका और क्या क्या काम दे दिया है। नहीं, दिल दिया, दिल लिया, है ना, दिल से प्यार किया। अरे यार, दिल का और कोई काम नहीं है क्या? उसको पंप करना है ब्लड को। आप समझो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है वो, मजाक नहीं कर रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, आप समझिए इसको। खैर, ह्यूमन हार्ट। सो अगर हम लोग देखें तो इसके शेप की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि बच्चों इसका शेप कैसा होता है। ठीक है, ये क्लेंच्ड फिस्ट शेप है, क्लेंच्ड फिस्ट शेप्ड। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब ऐसी बंद मुट्ठी। अब मुक्का मारने के लिए बनाओ आज तो ऐसी, है ना। और ये है कैसी, ट्राइंगुलर। इट्स समथिंग लाइक ट्राइंगुलर, है ना, ट्राइंगुलर लाइक बोला। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप्ड है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। मतलब ये जो बनता है ना, ये, अरे ये नहीं है यार, ये ऐसा भी नहीं है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि ये ऐसा हो जाए। आप समझिए, ये ऐसा, कितने ही टिकटॉकर्स, कुछ नहीं है ऐसा। देखो क्या शेप है इसकी, सब देखेंगे। कुछ भी चल रहा है यार दुनिया में, चलो देखो। और यहां पे जब आप देखोगे तो इसके कंपोनेंट्स अगर मैं बताऊं तो इट हैज 4 चेंबर्स, 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, उनका मैं क्लासिफिकेशन अभी करने जाऊंगा, बताऊंगा। 4 चेंबर्स होते हैं एंड 4 वाल्व्स भी होती हैं। इट हैज 4 डिफरेंट वाल्व्स एज वेल। ठीक है, सो वी हैव 4 चेंबर्स एंड वी हैव 4 वाल्व्स। ठीक है, चलो तो इसका कुछ शेप में बनाने का आपको कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा टाइप बनना चाहिए। ठीक है, देखिए। सो आई एम नॉट पिकासो, तो ये मत मानिए कि एग्जैक्ट टाइप में बनेगा ऐसा करके बोला, बट कुछ ना कुछ देखते हैं, होना तो चाहिए।
ठीक है। ये अगर हम लोग बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं और बना ही रहे हैं, ठीक है। भी देखते जाइए, इसीलिए लोग बोलते हैं अरे ऐसा है ना, ऐसा दिख रहा है, ये जो स्टूपिड सा इसका फिगर है, ये वाला, ये हार्ट वाला, ये स्टूपिड सा फिगर, ये यहीं से कुछ निकलता है ऐसा करके, नहीं, ठीक है। और ये रहा हमारा, सॉरी, ये रहा हमारा कुछ ऐसा आउटलेट्स, इनलेट्स, ठीक है। अब देखिए ये डबल सर्कुलेशन करता है, बाय द वे, अगर आप समझें तो इट परफॉर्म्स डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इट परफॉर्म्स डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। देखते जाओ, अभी मजा आएगा, है ना। ये बहुत ही आसान तरीका है ह्यूमन हार्ट को बनाने का, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने का। इसके ऊपर एक पेरिकार्डियम लेयर होती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ना, उसको भी हम लोग ने डिस्कस करना है। इसको थोड़ा सा नीचे और बना दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे चेंबर्स को मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, ओके। तो चलो मैं इसके ऊपर की लेयर्स भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ना ये आसान रहेगा इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो, थोड़ा सा ये इजी वे में रहेगा। इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है ना। ये यहां पे भी होगी, ऐसा करके बोला, ठीक है, पूरे में रहती है। एक मिनट, इसको मैं रब कर दूं। देख रहे हो आप, थोड़ा सा ना अच्छे से बना पा रहा हूं मैं, ओके। तो ये है हमारी, इस लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं, है ना। ये पेरिकार्डियम लेयर है। अभी इसके चेंबर्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। याद करने का तरीका भी कि एट्रियम क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, एंड सो ऑन। वॉल्व्स को अगर हम लोग जरा यहां पे देखें तो थोड़ा सा आपको, अरे यार एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहेगी, है ना। देखो, यहां से देखो, यस, ठीक है। देखो बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बन गया है। अब ये आप, इससे ज्यादा आप उम्मीद मत करिए एग्जाम में बनाने का कि हाँ आप इससे ज्यादा कुछ बनाएंगे और करेंगे, ऐसा करके बोला, ठीक है। तो आइए मेन मतलब इसका सब कुछ देखते हैं हम लोग। तो ये जो सेपरेशन है ये कहलाता, मैं नामकरण करना चालू कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये जो सेपरेशन है ना, इस सेपरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? सेप्टम। ये कहलाता है आपका सेप्टम, वॉल है। ये जो लेयर है कवर, जो इसको कवर कर रहा है, इसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है, ओके। यहां पे आपकी वॉल्व्स वगैरह है कुछ, मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप हमेशा ऐसे याद करिए कि ये हार्ट है ना, इसके 4 चेंबर्स हैं। तो जो अपर वाला चेंबर है, अपर वाले जो चेंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं एट्रियम, इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल। अगर आपने अपने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा है तो हमेशा कंफ्यूजन होता होगा कि यार इस वाले को लेफ्ट बोलते हैं और इस वाले को लेफ्ट, सॉरी, इस वाले को आप लोगों ने सुना होगा कि इसे लेफ्ट बोला जा रहा है, ठीक है। इधर वाले को लेफ्ट बोल रहे हो और इधर वाले को राइट बोल रहे हो, जबकि ये उल्टा नहीं है। वो ये आपका लेफ्ट है ना, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, फिर उल्टा बोल रहे हो। तो कारण है कि हम कभी भी जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो पर्सन हमारे सामने है उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, जो मतलब बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो पेशेंट लेटा हुआ है, जिसके ऊपर परफॉर्मेंस किया जा रहा है सर्जरी वगैरह, तो उसके बिहाफ पे किया जाता है, ठीक है ना। उस पर्सन के बिहाफ पे इसको देखा जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट,
ठीक है, तो उसका लेफ्ट, फिर आप जैसे आप मेरे ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं सर्जरी, तो मेरे लेफ्ट साइड को देखें, तो मेरा लेफ्ट यही हुआ ना लेफ्ट, और मेरा राइट फिर यही हुआ ना राइट, सो दैट इज व्हाई लेफ्ट एंड राइट, अब कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो राइट साइड में ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम, और राइट साइड में नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में नीचे वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये आपका निकल के आ गया, ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना, सही है। तो देखो ना कितना जबरदस्त अपना अच्छे से डायग्राम बना है, ओके। अब सबसे बड़ी जो आप लोगों को ट्रबल होती है लाइफ में, और जो आप लोग पूछते भी होंगे और सभी बोल देते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है इसलिए, अरे नामकरण किया है, आप सोचो नेमिंग करते हैं हम लोग यहां पे, तो जब नेमिंग कर रहे हैं तो नेमिंग में किस बात का एक्सेप्शन यार, नेमिंग तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। फिर भी यहां पे जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको हम लोग जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है वहां पे जनरली ये बोला जाता है ना आपको वेन्स और आर्टरी, है ना, वेन्स और आर्टरीज। तो वेन्स और आर्टरीज में ये फर्क है कि जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ट्रेवल करती है, और जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ट्रेवल करती है, यही बोला जाता है, यही बोला जाता है, यस और नो। तो यहां पे थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर आपका चेंज हो जाता है ना, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। जैसे ये कहलाता है आपका वेना केवा, वेना केवा, ठीक है, ये आपका क्या कहला रहा है, वेना केवा कहला रहा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये आपकी कहलाती है पल्मोनरी वेन, दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन में क्या हो रहा है बेसिकली आप देखें तो ये रही पल्मोनरी वेन, इस तरीके से, इसको मैं बॉक्स कर देता हूं ताकि आप समझ पाए कि मैं इसी की बात कर रहा हूं। पल्मोनरी वेन है ना, पल्मोनरी वेन है, और ये पल्मोनरी वेन जो है ये इस तरफ आई है, सही है क्या, सही है क्या, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है। यहां फिर आपको बोल दिया जाता है अरे वेन, आप बोलोगे दिमाग चलेगा अरे सर वेन, वेन तो आपने बताया था जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलता है, और यहां पे तो वेन आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो सब बोलते हैं नहीं नहीं ये एक्सेप्शन है, इसको रट लो। अरे नहीं एक्सेप्शन नहीं है, सुनो बात ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है ये। पल्मोनरी वेन जो है आपकी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ट्रेवल कर रही है ना, और यहां पे वेना केवा, ठीक है, ये इस तरफ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। इज इट क्लियर। फिर यहां पे आउटा एक आर्टरी होती है। तो ये सब लोग, ये सारी कॉन्सेप्ट्स हम लोग ढंग से पढ़ेंगे कि यहां एक्सेप्शन की क्यों जरूरत पड़ी, है ना, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये सब एक्सेप्शंस की जरूरत पड़ी क्यों, ओके। इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आया, ठीक है, ये वेना केवा कहलाया, ठीक है, ये फ्रॉम लंग्स है ना, ये यहां पे इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्या बोलते हैं इसे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है। और अगर हम लोग यहां पे बात करें, इस जगह बात करें, पल्मोनरी आर्टरी ये हुआ, है ना, और ये आपका कहलाता है एओर्टा, मेन आर्टरी एओर्टा। तो अब आपका दिमाग चलेगा कि जनरली सर आपने तो ये, हमने तो ये पढ़ा है, मतलब आपने ये पढ़ा होगा जनरली कि वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड आपका आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले ही ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि हम क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं करते, वरना फिर यही रटना पड़ेगा। अरे यार नॉमेनक्लेचर में किस बात का एक्सेप्शन, आप खुद सोचिए यार, नाम रखना, नाम तो आपने रखना है, इसमें किस बात का एक्सेप्शन। तो इसीलिए सुनो ध्यान से जो बताने जा रहा हूं, आर्टरीज वो कहलाती हैं, आर्टरी वो ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती है, हार्ट से दूर लेके जो जाती है उनको हम लोग आर्टरीज का नाम देते हैं। वेन्स हम लोग उनको बोलते हैं
वो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स, जो कि हार्ट की तरफ आ रही हैं, हार्ट की तरफ आ रही है, पल्मोनरी वेन, चाहे वो अब ऑक्सीजनेटेड लेके आए चाहे डीऑक्सीजनेटेड, बात खत्म यार। इट इज एज सिंपल, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन बना, और यहां से फिर आयोटा मेन आर्टरी, और उसके बाद में फिर सारी आर्टरीज रहती हैं, राइट। कॉन्सेप्ट बहुत हैवी है, एकदम मस्त तरीके से याद करना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हार्ट से अवे लेके जा रही है, अवे लेके जा रही है, भले ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से अवे लेके जा रही है। एक और डिफरेंस होता है, हम आगे देखेंगे कि आर्टरीज का जो वॉल होता है वो आपका थिक रहता है, वेन्स का आपका थिन रहता है, क्यों, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये अच्छे से समझ में आया हो आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा क्यों क्या कैसा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका है, ठीक है। मैं अब जरा वाल्व्स के नामकरण कर देता हूं, आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। ये हो गया V1, ये हो गया हमारा V2, ये हो गया V3, ये हो गया हमारा V4। अब देखो मैकेनिज्म समझो, बहुत मजेदार है, मजा आएगा, कुछ रटना नहीं है, समझते जाओ। इस तरफ से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आए, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये जो पार्ट आपको, अबे कहां गए, हाँ, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने डॉटेड किया, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन, कहां से, लंग्स से आएगा। अब लंग्स से आने के बाद में वो यहां चला गया। फिर अब जब ये होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अब आप सोचो कि सर आ कैसे रहा है, तो मसल्स क्या है, आपने हार्ट बीट सुनोगी, ऐसे चलती है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है। तो जब भी एक्सपेंड हुआ तो ये वेन्स के थ्रू ब्लड आया। अब एक्सपेंड होने के बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी है, और यहां पे चला गया आराम से। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने पे यहां पे प्रेशर बढ़ा और ये वाल्व्स बंद हो गई। ये ऐसी है ना, ये ऐसे बंद हो जाएंगी, ये ऐसी है, ऐसे बंद हो जाएंगी, यानी कि ये बैकफ्लो नहीं मार सकता। और ये बंद हो गई और ये वाल्व्स क्या हो जाएंगी, फिर ओपन हो जाएंगी। V2 ऐसे आपकी ओपन हो जाएगी, ओपन हो गई। अब फिर ये एओर्टा के थ्रू पूरे की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, मतलब ये टुवर्ड्स बॉडी, ये कहां चला गया, बॉडी की तरफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, साथ के साथ में क्या चल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, फिर वहां पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, उसके साथ में क्या होगा, ये रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कहां गया, टू बॉडी थ्रू एओर्टा। फिर एओर्टा का क्या है, यहां पे ब्रांचिंग होती चली जाती है छोटी छोटी आर्टरीज में, और ब्रांचिंग होकर वो पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है ना। तो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में चला गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी थ्रू दी एओर्टा, ओके, डिवाइड्स इनटू आर्टरीज। अब क्या होगा, देखो ये जंक्शन होता है कुछ ऐसा ना, ये मेन आर्टरी आपकी ऐसी आई, और यहां पे ये इसकी ब्रांचेस किसी भी सेल में ऐसे आके मिल गई, ठीक है। फिर यहां से क्या होगा, देखते जाओ। ये अब क्या है, ये आपकी मेन आर्टरी है, ये आपकी मेन वेन है, और ये जो है ना, ये कहलाती हैं ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरीज। तो इन कैपिलरीज में क्या होगा कि यहां से ये ऑक्सीजन लेके आई है, ये ऑक्सीजन लेके आई है, सेल को दे देगी। इस इंटरफेस पे हम लोग किसको रख देते हैं, सेल को, ये सेल्स हैं यहां पे, ठीक है। तो इस सेल में क्या हुआ, आपका ग्लाइकोलाइसिस बोला था, ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके इधर चली गई, है ना, और ऑक्सीजन यहां से आई थी। हर जगह यही हो रहा है। अब ये वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड है, वेन्स में, अब वेन्स के थ्रू, अब फिर वो वेन्स आपकी मिलती चली गई, मिलके आपका यहां पे आया वेना केवा, मिलके आपका वेना केवा में आई। एक्चुअली वेना केवा दो होती है,
सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारे यहां से ऊपर तक के जो पार्ट्स हैं वहां से ब्लड लेके आता है डीऑक्सीनेटेड, और इंफीरियर में लोअर वाले साइड से आता है। लेकिन इजी बनाने के लिए आपके लेवल में 10th लेवल में ये इतना ही है, ठीक है। तो ये यहां पे आया, फिर वेना सॉरी वेना केवा से ये जो ब्लड है ये इस तरीके से इस चेंबर में आया, ठीक है। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आया। आने के बाद में क्या हुआ कि यहां पे फिर मतलब ये जब रिलैक्स था तब आया, फिल किया और यहां से यहां आ गया आराम से। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बंद हो जाएगा, फ्लैप ऐसे बंद हो जाएगा वॉल्व, और फिर क्या होगा, बंद होने के बाद में ये वाला ओपन हो जाएगा और ये हम लोग पल्मोनरी आर्टरी है कहां पे चल जाएगी? टू लंग्स, और फिर लंग्स में वही गैसियस एक्सचेंज होगा एंड सो ऑन, जो प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मैंने आई बटन पे दे भी दिया था, आप जाके उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहां पे होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। वापस से बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है। ऊपर वाले पोर्शंस को एट्रियम, नीचे वाले पोर्शंस को वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट और राइट हमारे हिसाब से नहीं देखना, लेफ्ट और राइट उस पर्सन के हिसाब से देखना जिसके हार्ट को स्टडी कर रहे हैं, थर्ड पर्सन रेफरेंस है यहां पे, ठीक है। एट्रियम में हमेशा आएगा, वेंट्रिकल से हमेशा जाएगा, ऐसे समझ लो। एट्रियम में हमेशा आएगा, वेंट्रिकल से जाएगा। देखो एक और मैं छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो रिलीज करूंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि एट्रियम ही क्यों बोला, वेंट्रिकल ही क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला, है ना। पप्पू बबलू झिंगुर और भी कुछ बोल सकते थे, लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल ही क्यों बोला। और साथ के साथ में यह भी बताऊंगा कि ये जो डायग्राम बनाया मैंने कैसे सिंप्लीफाई करके बनाया, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। वो वीडियो अभी रिलीज हो जाएगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी अपन लेट्स स्टिक टू द कोर्स, ओके जी। तो एट्रियम में आएगा, वेंट्रिकल से जाएगा, सिंपल है। जब भी हार्ट मसल है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जब भी रिलैक्स होगी तो रिलैक्स्ड फेज में यहां से आ रहा है पल्मोनरी वेन। वेन उसको बोलते हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करे, नहीं हमेशा नहीं, वरना एक्सेप्शन फिर खाने पड़ेंगे। वेन्स हम लोग उनको बोलते हैं जो कि हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, आर्टरीज उनको जो हार्ट से अवे लेके जाती हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वेन के थ्रू आई और फिर जब आई और फिर इसने इस वाल्व के थ्रू आई, V1 के थ्रू इसने नेक्स्ट वेंट्रिकल को फिल किया। वेंट्रिकल को फिल करने के बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी आई, ये पिचक गया ऐसे, ये फ्लैप बंद हो गया, तो ये वाल्व बंद हो गया। अब जब ये वाल्व बंद हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया ना, वाल्व बंद हो गया, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके आर्टरीज से फिर सब आर्टरीज एंड सब में छोटी छोटी पतली पतली आर्टरीज में डिवाइड हुआ, और इनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं जो इंटरफेस पे रहती हैं वेन और आर्टरी के, ठीक है ना। कैपिलरीज कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर रहेंगी, यहां से कुछ ना कुछ ब्लड लीक भी होता रहता है थोड़ा थोड़ा, वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए तो ये कुछ ऐसा हो गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एओर्टा ये वो एक्सचेंज हुआ, है ना, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में वेन्स में गया ब्लड। अब वेन्स से जाने के बाद में फिर वेन्स आपकी मिलती चली जाएंगी और एक पूरा का पूरा वेनिकुलर सिस्टम बना के ये एक वेना केवा में कन्वर्ट हो गया। अब ये वेना केवा क्या किया, यहां पे लेके आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से लेके आया, वही रिलैक्सेशन के दौरान। फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसको फिर बंद कर देगा, और फिर कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर ज्यादा है, ये वाल्व ओपन हो जाएगी और यहां से पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, लंग्स की तरफ, ठीक है, ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो ये आपका है। अब आप समझ नहीं रहे हो, एक सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, दूसरा सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स। तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है ना, एक सर्कुलेशन इस तरफ से, दूसरा सर्कुलेशन इस तरफ से, जिसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इन ह्यूमंस इंसानों में डबल सर्कुलेशन अकर्स। याद करने का तरीका क्या है, देखो मेरा काम है आपके लिए चीजों को आसान बनाना, है ना।
तो देखो यार यहां पे क्या है, हम लोग कैसे देखेंगे डबल सर्कुलेशन की बात करें तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। मैं डिवाइड कर देता हूं इसमें, जैसे कि ये लोग हम लोग यहां पे देखें, ऊपर वाला एट्रियम था, ये वाला राइट साइड है, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो बहुत सिंपल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर। इसमें आया, इससे इसमें गया, वेंट्रिकल से फिर निकला, वेंट्रिकल से निकला, ठीक है। फिर उसी तरीके से इसमें आ रहा है, ठीक है, और इससे आपका निकल रहा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये आपका यहां पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। लॉजिक क्लियर है, ठीक है। देख लेते हैं अब डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। ये कहां से आया, लंग्स से। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया, लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और किस में आ रहा है ये, पल्मोनरी वेन में, ठीक है, थिक वेन होता है। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, किधर जा रहा है, बॉडी में, ठीक है, बॉडी में, ठीक है, बॉडी में। अच्छा एक मिनट, बॉडी को काटो, यहां पे किसके थ्रू जा रहा है वो देख लो, किसके थ्रू जा रहा है, एओर्टा, मेन आर्टरी एओर्टा, ठीक है। कहां चला गया, बॉडी में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनको जरा मिटाते हैं, इसको भी हटाओ, देखो अब ये बॉडी में हुआ। अब बॉडी में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हर एक सेल में हुआ, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या होगा, ये ट्रैवल करेगा यहां से, और ट्रैवल करके कहां पहुंचेगा, सबसे पहले एट्रियम के अंदर, सही है। सबसे पहले किस में आएगा, एट्रियम के अंदर, किसके थ्रू, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, वेना केवा, वीसी माने वेना केवा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद में फिर ये कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और है कौन ये, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये आपका डबल सर्कुलेशन है, इट इज एज सिंपल एज दैट। देख लीजिए यहां पे भी, यहां पे भी देख लीजिए, ये कुछ वैसा ही चल रहा है, वैसी ही कहानी, ठीक है ना। यहां पे आया लेफ्ट एट्रियम में, आएगा हमेशा एट्रियम में, टू बॉडी टू लंग्स, खत्म बात। तो देखो टू बॉडी एंड टू लंग्स, तो इस तरीके से आपका डबल सर्कुलेशन रहने वाला है। आई होप, एक मिनट, ये आपको समझ में आ गया होगा डबल सर्कुलेशन की बात, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी में है ना, ठीक है। सो हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी, अब बॉडी से फिर हार्ट, यहां पे हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, ये है, ठीक है। और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा ये समझना चाहें, स्ट्रक्चर को आप ध्यान से याद रखिएगा, आराम से ये हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे अगर आपके दिमाग में चले कि सर इसको थोड़ा और देखें हम लोग, तो देखो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, अब वो ब्लड वेसल्स में क्या कहानी है, देखो ब्लड वेसल्स के अंदर तीन है, वेन्स, आर्टरीज। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप कहीं नहीं सुने होंगे, और एग्जैक्टली यही होता है, कभी भी देख लें, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वैसा हो, मतलब नॉमेनक्लेचर में लाइक एनालॉजी, मतलब नॉमेनक्लेचर में आपका एनॉमली आना या उसमें एक्सेप्शन आना सर से ऊपर से जाता है ना। कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, सही है, ठीक है। दीज आर द इंटरमीडिएट बिटवीन वेन्स एंड कैपिलरीज, सॉरी वेन्स एंड आर्टरीज, वेरी सिंपल। चलिए ठीक है ना। इनकी जो वॉल है वो थिन होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है,
इनमें कोई वेल डिफाइंड वॉल नहीं होती जिसकी वजह से लीक होता रहता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में बदलता रहता है, वो हम अभी देखेंगे आगे चल के। ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, है ना। अच्छा, अब आपने सुना होगा बीपी, ब्लड प्रेशर। तो अगर हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करें तो दो नापते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर में भी ना, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा हायर प्रेशर होगा, याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। और ये वाला आपका लोअर प्रेशर होता है। होता क्या है कि जब भी रिलैक्स रहेगा, है ना, हार्ट मसल्स जब रिलैक्स रहेंगी तब का है, और ये जब कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी तब का है। ठीक है, सिस्टोल, सिस्टोल ऐसे समझो, सिस भाई बहन में झगड़ा होता है ना, सिस्टर ने कुछ चुरा लिया आपका शैतानी करने में, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, है ना। तो सिस्टोल ऐसे याद रख लो, सिस्टोल हाई प्रेशर के, सिस्टोल हाई प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। और आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, गुस्से में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्टेड मसल स्टेट है और हाई प्रेशर रहेगा। कैसे नापते हैं? 120 mm ऑफ Hg ये रहता है, ये प्रेशर नापने की यूनिट है, आप बस इतना जान लो, 120 mm ऑफ Hg। कन्वर्जन इसका प्रेशर में आता है, ठीक है ना, फिजिक्स का पार्ट है। और ये करीब आपका 760 डिवाइड करके फिर आप 101325 से मल्टीप्लाई करते हैं, पास्कल में आ जाता है, बट वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। वी के लिए इतना जान लीजिए, 120 mm ऑफ Hg। ये आपका 80 mm ऑफ Hg है। तो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 120/80, है ना, ये नॉर्मल प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है। नापने वाला डिवाइस कौन है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। नापने वाला डिवाइस ये है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, सो स्फाइग्मोमैनोमीटर इसको नापने का काम करता है। सो 120 and 80 mm ऑफ Hg। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका ऐसा है। ओके, नाउ दैट ब्रिंग्स अस, याद करने का तरीका समझ गया। सिस्टोल, सिस्टर ने चुराया, आपका प्रेशर बढ़ा, कॉन्ट्रैक्टेड साइड में रहता है, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, वैल्यूज बस याद कर लीजिएगा, 120 and 80, इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, पल्स क्या होती है? तो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हमारे एंकल्स के पास में, तो आर्टरीज जनरली क्या सरफेस के नीचे रहती है, लेकिन यहां पे आर्टरीज ऊपर आ जाती है, तो हम लोग ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा दबा के फील कर पाते हैं, है ना। तो वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहां पे भी फील होता है, बिकॉज हार्ट पंप कर रहा है ना ब्लड को, दैट इज वाई। ओके, ठीक है। अच्छा, यहां पे थिन वॉल और थिक वॉल इसीलिए है क्योंकि इसको क्या करना है, एक्चुअली इसको आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है, तो उतना कोई लोड नहीं है, ठीक है, आराम से चल जाएगा। यहां पे थिक वॉल, प्रेशर ज्यादा है, आर्टरीज में, दैट इज वाई। वो क्यों, ये हम पूरा मैकेनिज्म में समझ चुके हैं। ठीक है यार, कॉन्ट्रैक्टेड साइड में। चलो, इसके अलावा भी एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली लिम्फ से बना होता है। लिम्फ इसमें फ्लूइड है, विच इज ए येलोइश फ्लूइड। अब ये येलोइश फ्लूइड क्या काम करता है? ये क्या होता है, ब्लड में से प्लाज्मा वगैरह लीक हो जाती है, कैपिलरीज मैंने बताया था ना, नॉट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, और ये लीक होके, अब देखो सोचो इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि ऑर्गन्स एकदम मतलब बोले तो रेगुलर शेप नहीं है, बहुत इंट्रिकेट शेप्स भी हैं, तो वहां तक भी पहुंचाना है, हर जगह तक पहुंचाना है ना, हर जगह तक जो मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहुंचाना है। तो दैट इज वाई ये क्या करता है, वहां से लीक हो जाता है और लेके चलता रहता है। ठीक है, और वहां पे पहुंचा के फिर ये वापस आके आपके लिम्फ नोड्स के थ्रू ब्लड वेसल्स इन सब में मिल जाएगा। येलोइश इसीलिए बिकॉज इट लैग्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं निकलता, रेड ब्लड सेल्स बड़ी भी होती हैं, है ना, ऐसे समझ लो, हीमोग्लोबिन है वो निकलता नहीं। ठीक है, तो ये इसका काम है। तो इसका काम क्या है बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का, कि वो इंट्रिकेट जगह, इंट्रिकेट शेप्स जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं जा पा रही या पहुंच नहीं है, वहां तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, वहां से वेस्ट मटेरियल निकालना भी, ठीक है ना, वो लिम्फ का काम है। सो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, बात करें कुछ और मैमल्स वगैरह की, तो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं जनरली जो हम लोग एनकाउंटर करते हैं।
एक आपके होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक होते हैं आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जितने भी आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर उतना अधिक मतलब उनका कोल्ड ब्लडेड के अंदर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वेरी करता है क्लाइमेट के अनुसार। हॉट ब्लडेड में कांस्टेंट रहता है। तो ऑब्वियसली हॉट ब्लडेड वालों को एनर्जी ज्यादा चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो 4 चेम्बर्ड, कोल्ड ब्लडेड वाले में 3 चेम्बर्ड या 2 चेम्बर्ड हार्ट्स देखे जाते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो यार, कुछ भी हो जाए इसको प्रेस कर लो। यहां पे बहुत अमेजिंग वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी, फुल कोर्स विदाउट एनी फी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।